जयनगर प्रखंड में विधायक अमित कुमार यादव के द्वारा विभिन्न सड़कों का शिलान्यास किया गया। विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि सभी पंचायत में विकास करके दिखाना हमारी प्राथमिकता है। सभी विद्यालयों में बच्चों पढ़ाई के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था, आने जाने की सड़क को दुरुस्त करना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, किसानों के लिए सिंचाई, बीज एवं जरूरी उपकरण व्यवस्था करना हमारा दायित्व है। विकास को धरातल तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य। आज जयनगर पंचायत में कई रोड का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। शिलान्यास के दौरान विधायक अमित कुमार यादव को सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने बुके एवं माला पहनाकर स्वागत किया। शिलान्यास के दौरान उपस्थित परसाबाद मंडल अध्यक्ष विजय राणा, जिला मंत्री सुधीर सिंह, पूर्व प्रमुख जयप्रकाश राम, जय रूपमणि निराला, जमुना यादव, पूर्व उप प्रमुख दुर्गा प्रसाद यादव, रामचंद्र मोदी, जयनगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, जयनगर पूर्व मंडल अध्यक्ष रामदेव मोदी, रिटायर्ड शिक्षक सुरेंद्र मोदी, सुनील सिंह, राजकुमार यादव, महावीर यादव, सुरेंद्र चौधरी, राजकुमार चौधरी, धनेश्वर चौधरी, विजय यादव, केजी यादव, नरेश यादव, काफी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आपको बताता हूं कि मैया समान योजना जो है वो सिर्फ जुमलेबाजी था और चुनावी स्टंट था ये इस सरकार का, हेमंत सरकार का। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप पूरे गांव में कहीं भी जाके देख लीजिए, ये सरकार आनन फान में भारतीय जनता पार्टी का देखा सीखे से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जो उड़ीसा में चल रहा है, जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है उसका इन्होंने अनुसरण करने का देखा। लेकिन कोई भी नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए। आज आनंद फानंद में चुनावी दौर के समय में ये मैया योजना लेके आया और आप अभी जाके देखिए किसी तीसरा किस्त में जो है मात्र 10% मामूली लोगों को पैसा आया, दूसरा किस्त में देखिए तो 30-40% लोगों को आया। और इनका कहना है 18 साल से सभी लोगों को हम पेंशन देंगे। उधर सर्वजन पेंशन का जो हालत है पता ही कर लीजिए आप, 5 महीने 6 महीने से सारा बंद है। पारा टीचरों का तनख्वाह बंद है, सारे लोगों का तनख्वाह बंद करके ये मैया योजना में पैसा ट्रांसफर करके देना चाहे, लेकिन वो भी धरातल पे नहीं आ रहा है, सिर्फ ठगने का काम कर रहा है। हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मोदी जी की गारंटी है, गोगो दीदी योजना में 2100 रुपया हर एक बहनों को मिलेगा। ये 11 तारीख को ट्रांसफर होगा, मतलब 11 तारीख को ट्रांसफर होगा। आप समय आने दिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है झारखंड में तो मोदी जी का कमिटमेंट है, मोदी जी का गारंटी है, 2100 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। राज्य सरकार ये मैया योजना से हम लोग ठगने का काम नहीं। राज्य सरकार इस पर कार्रवाई की बात कर रही है। ये कार्रवाई नहीं कर सकती है, डराने का काम करे, कार्रवाई नहीं कर सकती है। मेरा कहना है कि ये मेरा मैनिफेस्टो है। आज मैं इस मंच के खुले मंच से कह रहा हूँ कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी गोगो योजना के तहत देगी। हम आपके मंच के माध्यम से बोलते हैं, अगर प्रशासन को ताकत है मेरे पे एफआईआर करे, मेरे पे कार्रवाई करे। हमारा मैनिफेस्टो है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया हर एक महीना 11 तारीख को ट्रांसफर करेंगे। चित्तौड़गढ़ में 11 लोगों पर गलत एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाते हुए समस्त अनुसूचित जाति जनजाति संगठन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन सौंपकर बताया कि विगत 28 सितंबर 2024 की रात 8:10 पर भतेसर निवासी गोवर्धन लाल मेघवाल की आसावरा माता मेन रोड पर स्थित अपने घर से बाहर टहलने के दौरान उसे पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया, जिससे गोवर्धन लाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना की बात सुनकर कई पड़ोसी और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर से लोगों को हटाकर शव अपने साथ लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदेसर चली गई और शव मोर्चरी में रखवा दिया, परंतु मृतक के परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई। अगले दिन दिनांक 29 सितंबर 2024 को ये खबर सुनकर मृतक के कई रिश्तेदार, पड़ोसी और अन्य समाजजन भदेसर से आसावरा मेन रोड पर स्थित उनके घर के पास पहुंचे, लेकिन 10 बजे तक पुलिस द्वारा मृतक के परिवारजनों को ना तो शव सुपुर्द किया और ना ही कोई जानकारी दी। तब वहां उपस्थित लोग स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की मांग करने लगे, लेकिन काफी देर बाद दोपहर 12 बजे तहसील और सीआई मौके पर पहुंचे और वहां उपस्थित लोगों में से कुछ युवाओं को समझाइश करने के लिए वहीं पड़ोस के घर पर ले गए और वहां पर तहसीलदार ने सभी लोगों से अपना अपना परिचय पूछा और कहा कि आप लोग रोड जाम करके गलत कर रहे हो और अपने लोगों से शीघ्र रोड खाली करके शव प्राप्त करो और उसका अंतिम संस्कार करो। हम प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार की पूरी सहायता करेंगे।
ज्ञापन में बताया गया कि इस संबंध में दिनांक 30 सितंबर 2024 को पीड़ित परिवार और अन्य समाजजनों ने उपखंड अधिकारी भदेसर को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक संबंधित कार्यालय से कोई सकारात्मक कार्यवाही की सूचना नहीं मिली है। ज्ञापन सौंपते समय चित्तौड़गढ़ जिले से आए हुए सैकड़ों लोगों ने पहले तो जिला कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, फिर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। पड़ेगा ताकि हमारा इसलिए हमारा ये निवेदन है कि ये तो अपने क्षेत्रीय ये जिले का कार्यक्रम है, तो जिले को भी अगर आपको क्या मामला है और किन्हें ज्ञापन दिया जा रहा है? ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। बात यह है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें गिरिलाल जी की मौत हो जाती है, गोवर्धन लाल जी की मौत हो जाती है, और वाहन ज्ञात था फिर भी संज्ञान में उसका अज्ञात दर्ज किया जाता है, और पुलिस प्रशासन बॉडी को अस्पताल नहीं ले जाकर सीधे मोर्चरी में लेके चली जाती है। और बीच बचाव करने के लिए जो हमारे 11-12 साथी आते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन प्रेशर करता है और उनके ऊपर खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आज़ादी के 75 वर्षों बाद ही इस प्रकार से पुलिस और प्रशासन अन्याय अत्याचार कर रहा है तो फिर क्या सरकार है और क्या प्रशासन है। मैं मांग करना चाहता हूँ, जो पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है, उसके बच्चे किस दुखद स्थिति में चल रहे हैं, उनको एक तो आर्थिक सहायता दी जाए, दूसरा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने 12 बंदों पे गलत FIR दर्ज की है, उनको निरस्त किया जाए, और जिन पुलिस वालों ने FIR दर्ज की उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। किस संगठन के बैनर तले आज ज्ञापन? ये हमारा संगठन है, अनुसूचित जाति और जनजाति संगठन, पूरे चित्तौड़गढ़ जिले का संगठन है, जिसमें सभी बहुजन समाज के जो पीड़ित और प्रताड़ित वंचित जो 5000 साल से दबे कुचले लोग हैं, उन सभी संगठनों का एक समूह है। अभी क्या मांग है आपकी प्रमुख? हमारी मांग है, एक तो पीड़ित परिवार को सरकार के सरकारी सुविधाएं सहायता दी जाए, आर्थिक मदद जो सरकार देती है संविधान के तहत। दूसरा, जो बीच बचाव करने के लिए 11 बंदे गए, पुलिस वालों ने जानबूझ के उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली, जबकि पीड़ित का घर रोड पे है। कौन सा थाना है? ये बदेसर थाना है। कौन से अधिकारी से शिकायत है? हमारे अधिकारी का एजेंट साहब को नाम बोलो ना, क्या नाम है? मोतीलाल जी, नाम बोलो ना। मोतीलाल जी सारण, और एक और संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके लिए ज्ञापन दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं पुलिस उनके ऊपर FIR दे। सामाजिक नाम मोतीलाल जी सारा किस पद पे हैं, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि भाई देखो, बेसिकली एक बार तो इन्होंने जानबूझ के कैसेट उलझा दी है, ये सबके संज्ञान में होते हुए भी इसको उलझा दिया है। हम चाहते हैं कि एक तो उसको पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए, सरकारी सहायता मिल जाए, दूसरा इन 11-12 बंदों के ऊपर जो FIR है उसको निरस्त किया जाए, और पुलिस प्रशासन दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं कर सके तो जितने भी पुलिस के दोषी अधिकारी उसकी जाँच करें और उनको हटाया जाए। दुर्गा पूजा धूमधाम से संपन्न, नमाखों से मां को दी विदाई। जयनगर प्रखंड के अंतर्गत परसाबाद से 94 वर्षों से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। पूजा कमेटी के संरक्षक सुनील सिंह एवं अध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि पूजा शांतिपूर्ण से मनाने के लिए जगह जगह पर CCTV कैमरे, गाड़ी रखने के लिए गाड़ी स्टैंड, मंदिर प्रांगण में महिलाओं एवं पुरुषों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ता, रेलवे क्रॉसिंग पर RPF के जवान, पूजा पंडाल एवं मेले में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल के जवान, कमेटी के सभी सदस्य, ग्रामवासी, पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग रहा। मेले में एक से एक आकर्षक झूला, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए एक्सट्रीम रेस, राउंड चेयर, जादूगर, भजन संध्या मेले में आयोजन किया गया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा धूमधाम से मनाई गई। पूजा संपन्न होने के तत्पश्चात नमाखों से प्रतिमा विसर्जन किया गया। इस दुर्गा मंडप की खास बात है कि प्रतिमा विसर्जन के बाद भी 9 दिन तक ग्राम की महिलाएं माता के प्रांगण में मांगी गई मन्नत को पूरा करने के लिए उपासना करती रहती हैं। मांगी गई मन्नत पूरी होती है। प्रतिमा विसर्जन में कमेटी के सभी सदस्य, ग्रामवासी, महिला, बच्चे, बूढ़े उपस्थित थे। दुर्ग जिले में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के मामले में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के एक शख्स ने शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा कमाने के फेर में करीब 24 लाख रुपए से ज्यादा गवा दिए थे। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस बीच पुलिस को शातिरों का लोकेशन केरल का मिला है। दुर्ग पुलिस की एक टीम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंची और वहां से 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर दुर्ग लेकर पहुंची है। इस मामले में सेक्टर 6 सड़क 22 क्वार्टर नंबर 3D भिलाई नगर निवासी ईश्वर लाल
वर्मा ने दुर्ग कोतवाली में एक लिखित शिकायत पत्र दिया। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ की सदस्यता के जरिए ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया। इसके झांसे में फंसकर ईश्वर वर्मा ने 12 मई 2024 से 7 जून 2024 के बीच कुल 24,55,000 रुपए निवेश किया। इस रकम पर न लाभ मिला और न मूलधन वापस मिला। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। वहीं दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की गई। इस दौरान लोकेशन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का मिला। आरोपियों का सुराग मिलने के बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम केरल रवाना हुई। केरल में पुलिस की टीम ने 4 शातिरों को ट्रेस किया और गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर दुर्गे लाया गया। पकड़े गए आरोपियों में बी जोई, अनूप नाडा, कुमार और अनुराग शामिल हैं। पूछताछ में चारों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, एटीएम, पासबुक एवं कार को जब्त किया है। बताएंगे सर क्या मामला? थाना दुर्ग कोतवाली में अपराध क्रमांक 318/2024 को पंजीबद्ध किया गया था। ये एक साइबर फ्रॉड का मामला था। इसमें जब मनी ट्रेल को ट्रेस किया गया और सीडीआर एनालिसिस किया गया तब पता चला कि कुछ लोग हैं जो केरला के हैं, त्रिवेंद्रम केरला के हैं और उनके पास पैसा पहुंचा है। तो उनको जब फर्दर उनके बारे में डेटा गैदर किया गया, सीडीआर एनालिसिस किया गया और बहुत सारी चीज़ें की गई एसीसी और कोतवाली की टीम के द्वारा, तो पता चला कि ये लोग त्रिवेंद्रम के केरला के रहने वाले हैं और उनके नंबर्स एक्टिव थे। त्रिवेंद्रम हमारी टीम पहुंची और इसमें वहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनको विधिवत ट्रांजिट रिमांड लेकर दुर्ग लाया गया और उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई जारी है। किस तरह की और इसमें मामले आ सकते हैं? इसमें ये मामला जो था ये ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड करने का मामला था। इसमें प्रार्थी को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा गया और उस ग्रुप पर बहुत सारे लिंक शेयर किए गए और लोगों द्वारा बताया गया कि वो लोग स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिलवा सकते हैं। प्रार्थी को मिसलीड किया गया और उसने बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बाद में प्रार्थी को पता चला कि ये बोगस है और पैसा इन्वेस्ट हो तो रहा है और कोई रिटर्न्स मतलब रिटर्न्स जो दिखा रहा है प्लेटफॉर्म पे वो फेक रिटर्न्स हैं, कोई रिटर्न्स नहीं है। और जब उसने पैसा अपना वापस मांगने की बात कही तो उसको पैसा भी वापस नहीं दिया गया और इसको बाद में प्रार्थी को एहसास हुआ कि उसके साथ एक ये साइबर फ्रॉड हुआ है और उसने फिर एफआईआर रजिस्टर कराई। कितने लोग के साथ किए होंगे लोग? क्या कुछ मामला कुछ? इसमें जो आरोपी हैं इनके पास से हमको चेकबुक्स और पासबुक्स और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। उनके बेसिस पे लगभग अभी तक 24 मामले पूरे भारत में आ चुके हैं जिनका मतलब जहाँ पर ये अकाउंट्स साइबर फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि ये लोग पूरे भारत में साइबर फ्रॉड की घटनाएं कर रहे थे। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सूरजपुर की घटना पर आरोपी के इनकाउंटर पर 1 लाख का इनाम। आरोपी को गिरफ्तार करने पर 50,000 नगद इनाम की घोषणा। संयुक्त पुलिस परिवार उज्जवल दीवान ने इनाम की घोषणा की। गोली, चाकू, कटर चलना छत्तीसगढ़ में आम बात। बेखौफ अपराधी उज्जवल दीवान। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सड़क पर उतरेगा संयुक्त पुलिस परिवार। न्याय दिलाने के लिए 20 अक्टूबर को सूरजपुर में होंगे इकट्ठा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। सूरजपुर की शर्मनाक घटना के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं। हमारे पुलिस परिवार के प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की निर्ममता से हत्या कर दी गई है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब उनको न्याय दिलाने का समय आ गया है और इसके लिए जो आरोपी है, जो अपराधी हैं, उन्हें पकड़ने वाले के लिए 50,000 रुपये नगद का और अगर उनका एनकाउंटर किया जाता है तो 1 लाख रुपए नगद का मैं संयुक्त पुलिस परिवार का संयोजक होने के नाते घोषणा करता हूं अभी से। और छत्तीसगढ़ में जो पुलिस की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है, पुलिस कर्मचारी सुरक्षित नहीं, उनका परिवार सुरक्षित नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि जनता कितना सुरक्षित महसूस कर रही होगी। और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए 20 अक्टूबर 2024 को सूरजपुर से मैं अपने संयुक्त पुलिस परिवार के साथ रैली करूंगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं सूरजपुर में डटा रहूंगा। आज आप लोगों को यही बताने के लिए आया था कि संयुक्त पुलिस परिवार एक हो जाइए। अब आपके अधिकारों और आपके परिवार के हक की लड़ाई शुरू हो चुकी है।
जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। अगली खबर अंबिकापुर से आ रही है। 12वीं की छात्रा के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। पानी में नशीली दवा खिलाकर किया गया रेप। सहेलियों के साथ रावण दहन देखने गई थी छात्रा। हैवानों ने दुष्कर्म कर छात्रा की हत्या करने की कोशिश की। मरा हुआ समझकर झाड़ियों में छोड़कर भागे हैवान। स्कूल के ही परिचित छात्रों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों ने छात्रा के हाथ में लिखा माय जान कांता। परिजनों के मुताबिक कांता और उसके सहयोगियों ने सामूहिक दुष्कर्म को दिया है अंजाम। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीड़िता को गंभीर हालत में कराया गया है भर्ती। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी है फरार। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर थाना क्षेत्र का मामला। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुरुष पुलिस कर्मियों ने लिया बयान, जबकि दुष्कर्म के मामले में महिला अधिकारी की निगरानी में होता है बयान। सूरजपुर में पुलिस आरक्षक की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या के मामले में कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग चल रही है। एक और जहां भाजपा हत्या के आरोपी को एनएसयूआई का सचिव बता रही है, वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और एमसीबी के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर एनएसयूआई का वर्तमान और पूर्व सदस्य होने से नकार दिया और कहा कि अपराधी गर पार्टी का भी हो तो उस पर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। कल जो जघन्य हत्याकांड हुआ, आगजनी हुई, छत्तीसगढ़ में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कवर्धा का मामला रहा हो, चाहे बलौदा बाजार का मामला रहा हो, अब सूरजपुर का मामला, इसमें ये हमेशा एक इनका जो आईटी सेल है वो कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास करता है। कल से कुछ मीडिया हाउस वाले, बड़े चैनल वाले भी चला रहे हैं कि कुलदीप साहू जो है एनएसयूआई का महासचिव था। इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रदेश की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। जो वहाँ के जिला से जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें लिस्ट में कहीं उसका कोई नाम नहीं है और कांग्रेस उसका कोई लेना देना नहीं था। मूल रूप से वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था कुलदीप साहू। उसके पूरे खानदान में कबाड़ का पैसा किया जाता है, ये बात पुलिस अच्छी तरीके से जानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सरकार किसकी है, वो उसके अवैध कामों पे सरकार क्यों नहीं लगा पाई। उसको शासन ने जिला बदर किया, फिर वो सूरजपुर में क्यों घूम रहा था। तो लगातार वो घटनाएं करते जा रहा है। उसके भाई और उसके परिवार के लोग भी आपराधिक घटनाओं में लिप्त हैं। उसके बाद एक अपराधी का खुलेआम घूमेगा तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी ही। छत्तीसगढ़ की ये पहली घटना है जब पुलिस के घर में घुसकर पुलिस के परिवार वालों को जो है हताहत किया गया है। इस दुख की घड़ी में हम लोग, चूँकि ये मामला मनेन्द्रगढ़ हमारे गृह जिले से जुड़ा हुआ है, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, उन दुख में उनके साथ हैं हम लोग, और पूरी संवेदनाएं कांग्रेस पार्टी की उस परिवार के साथ है। वो तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे। अभी तक हम लोग फिल्मों में देखते थे कि कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को पकड़ा तो अपराधी लोग जाके उसके बाल बच्चों को, अब तो ये छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो अब तो ये आम बात हो गई है, देखने में आ रहा है। और एंगल को बार बार राजनीतिक रूप न दिया जाए। जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, एनएसयूआई, भारतीय जनता युवा मोर्चा ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके सरकार अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकती। आपने जैसा कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, आप लोग विपक्ष में हैं, इतनी बड़ा विपक्ष है, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक 125 किलोमीटर की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाला था, जिसका मूल जो उद्देश्य था वो यही था कि छत्तीसगढ़ में अमन शांति कायम हो, कानून व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त हो। तो वो लगातार हम लोग विपक्ष में होने के नाते धरना प्रदर्शन, हड़ताल, पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष की आवाज़ दबा दिया जा रहा है। सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। इस बात को भी आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ लगातार ये बताया जा रहा है कि वो जिला महासचिव था, दूसरी तरफ उसकी गाड़ी में जो बोर्ड लिखा हुआ है उसमें जिलाध्यक्ष लिखा हुआ है। तो ये दोनों बातें आपस में ही विरोधाभास है कि वो जिलाध्यक्ष था, जिलाध्यक्ष वहाँ का सीके चौधरी है, तो वो जिलाध्यक्ष की गाड़ी वहाँ पे मिली, तो क्या वो गाड़ी सीके चौधरी के नाम पे है? इस बात को जांच का विषय है। इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। एक कमेटी के द्वारा
सरकार को तत्काल एक जांच कमेटी बनानी चाहिए, जिससे ये पता चल पाए जिला बदर का आरोपी लगातार 3 दिन से उस जिले में क्या कर रहा था। पुलिस के लोगों के ऊपर उसने तेल फेंका, आप लोगों को भी ये खबर मिली होगी। तो उसके बाद भी उसकी गिरफ्तार, हाँ, टीआई को दबाने का प्रयास किया उसने अपने गाड़ी से, तो उस समय भी उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको किसका संरक्षण प्राप्त है? इससे स्पष्ट होता है कि इसमें किन लोगों का हाथ है। इसको जिला बदर कब किया गया था? ये कांग्रेस के शासन काल में हुआ था जिला बदर। जब कांग्रेस के शासन काल में था तो कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी? कांग्रेस ने ही उसको जिला बदर, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये तो पुलिसिया कार्रवाई है और उसमें न्यायालय के द्वारा उसको जिला बदर किया गया था। न्यायालय के द्वारा जिला बदर किया गया था तो कांग्रेस की सरकार तो थी ना, कांग्रेस उसको तो हटा सकती थी, जिला बदर के लिए उसको प्रेशर डाल सकती थी ना उसको। तो जिला बदर ही था वो, शासन काल कहाँ? वो अभी जिला बदर था, कांग्रेस के शासन काल में जिला बदर था वो। उस समय अध्यक्ष वो कुछ नहीं था, वो कांग्रेस में कभी नहीं था वो। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें जिला अध्यक्ष एनएसआई के साथ, जो जिला अध्यक्ष बोलते हैं कि मेरे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि मेरे से कोई संबंध नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें कहीं उसका नाम अंकित नहीं है। उसके व्यक्तिगत संबंध, बंदूक लेके फोटो खिंचा रहा है, उसके व्यक्तिगत संबंध किसी भी व्यक्ति से हो सकते हैं। मैं बिल्कुल भी उस पर नहीं जाऊंगा, वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे और जो भी इसमें अपराधी हैं उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी पदाधिकारी अगर पार्टी का है भी, किसी भी पार्टी का, अगर वो अपराधी होता है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बार बार जिक्र हो रहा है कि वो जिला महासचिव था कुलदीप, तो कुलदीप नाम का कोई व्यक्ति एनएसयूआई में ना पूर्व में ना वर्तमान में जिला महासचिव ना था ना है। जो सोशल मीडिया में जो फोटो जारी हो रहे हैं, जो उसमें आईडी कार्ड भी आए हैं, ये उसको लेकर के एनएसयूआई क्या कर रही है? ये देखिए, ये है नेट में आपको ये मिल जाएगा। इसमें मैं कल आपका फोटो लगाकर, किसी का भी फोटो लगाकर, नाम लिखकर, इसमें किसी का साइन नहीं है। वो जो लगातार जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसमें किसी का साइन नहीं है, किसी अथॉरिटी का। उसके बाद जबरदस्ती उसमें फोटो लगाकर कोई कुछ भी लिख के चला सकता है। इसमें कल लिख दूं मैं यहाँ पे कि प्रदेश महासचिव और किसी का भी ABCD का नाम लिख दूं तो वो थोड़ी उस पार्टी का पदाधिकारी हो जाता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि एनएसयूआई इतनी बड़ी संस्था है, हाँ, इतना बड़ा संगठन है, जब संस्था बदनाम हो रही है तो इसको लेकर के एनएसयूआई क्या करे? हम लगातार कल से अभी तक लगातार हम लोग जितने भी मीडिया हाउस है उनको भी हम लोगों ने जानकारी दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लगातार इसका खंडन कर रहे हैं कि एनएसयूआई से आरोपी कुलदीप साहू का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने सोशल मीडिया के अपने अकाउंट में भी आप जाकर देखेंगे, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो, और उसके बाद जो लेटर जो हम लोगों ने जारी किया उसमें भी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये पूरी तरीके से ये जो खबर है वो निराधार है। इसको भी मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस खंडन की खबर को आप लोग चलाइए कि वो एनएसयूआई का पदाधिकारी नहीं था। प्रेस वार्ता में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कासिम अंसारी जी, जिला महामंत्री कांग्रेस के शेख वसीम जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं। कल सूरजपुर जिले में हृदय विकारक घटना सामने आई है, जिसमें मनेंद्रगढ़ निवासी तालिब जी की धर्मपत्नी और बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मैं शोकाकुल परिवार को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और इस दुख के घड़ी में हम सब लोग, पूरा एनएसयूआई परिवार, पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। एक महत्वपूर्ण बात सामने ये आ रही, लगातार बड़े मीडिया हाउस से लेकर सभी अखबारों में एक खबर चलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा भी एक झूठी खबर फैलाई जा रही है कि जो आरोपी है कुलदीप साहू वो एनएसयूआई का जिला महासचिव है। तो मैंने कल भी इस बात का खंडन किया और आज भी मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जितनी भी नियुक्तियां सूरजपुर ज़िले में हुई हैं उन नियुक्तियों में ये उसकी कॉपी है। संलग्न आप लोगों को मैं ये दिखा सकता हूं कि कहीं भी कुलदीप का नाम इन लेटरों में कहीं भी नहीं है। ये टोटल 2 साल की पूरी नियुक्तियों की कॉपी है जिसमें कहीं भी उसका नाम नहीं है। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि जब तक किसी बात का प्रमाण ना मिल जाए तब तक कोई भी ऐसा खबर ना चलाया जाए जो कि गलत है। अगर आरोपी किसी भी पार्टी का हो, अगर हमारा पदाधिकारी भी होता तो भी हम लोग यही बात कहते हैं कि उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और सभी लोगों का यही दायित्व है कि उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये बात कहना चाहिए कि आरोपी कब पकड़ा जाएगा।
जो पीड़ित परिवार उसको न्याय कब मिलेगा, इसकी बात छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस मामले को डाइवर्ट करने पर तुले हुए हैं कि ये एनएसयूआई का पदाधिकारी था। अरे किसी भी पार्टी का पदाधिकारी था तो था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इतने बड़ी घटना सूरजपुर जिले में हो गई है, उसके बाद भी आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। तो इस बात पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। वो इस पार्टी का था, कांग्रेस का था, बीजेपी का था, बस इसी बात पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। गृह मंत्री जी का कल बयान आया, उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया। आप बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना हुई, वहाँ पर भी आप लोगों ने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, हमारे आदरणीय विधायक देवेंद्र यादव जी, सतनामी समाज के युवकों के ऊपर आरोप लगा दिया। कोई तथ्य, कोई आधार नहीं है। उसके बाद भी लगातार केवल और केवल हर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रही है। जारी कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के एनएसयूआई क्या करेगा? उसका कोई प्रमाण है ही नहीं। मैं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल भी मैंने इस बात को कहा है। हम लोग आईजी के पास और एसपी के पास भी जाकर ज्ञापन देने वाले हैं कि जो भी लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके जानकारी में वो क्या कांग्रेस या एनएसयूआई कहीं का कोई कार्यकर्ता है, या क्योंकि वो बार बार कई मंत्रियों के साथ, पूर्व मंत्रियों के साथ उनका फोटो जारी हो रहा है। देखिए, फोटो तो किसी का किसी के साथ भी हो सकता है। इससे ये प्रमाण नहीं होता कि वो किसी पार्टी का पदाधिकारी है। पदाधिकारी नहीं, कोई कार्यकर्ता भी है क्या? नहीं, हाँ, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि वो कभी भी एनएसयूआई का कभी कार्यकर्ता रहा हो। दंतेवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के भीतर चोरी के प्रकरण में खुलासा व आरोपी को पकड़ने में कामयाबी। चोरी के 1,87,000 रुपए नकदी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रार्थी नंद कुमार पासवान निवासी वार्ड 4 बस स्टैंड दंतेवाड़ा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि अपने घर में रखे अलमारी से लगभग 4 लाख रुपए को अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि के समय चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना आकर लिखित आवेदन पेश किया, जिस पर थाना दंतेवाड़ा में दिनांक 13/10/2024 को अपराध क्रमांक 69/2024 धारा 305, 331 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय, भोपाल पुलिस सेवा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार बर्बन के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा राहुल उइके के पर्यवेक्षण में एवं निरीक्षक विजय पटेल, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली दंतेवाड़ा के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 14/10/2024 को 2 आरोपी संजय भास्कर पिता सुरेश भास्कर उम्र 23 वर्षीय निवासी वार्ड क्रमांक 3 कतिया ररास दंतेवाड़ा एवं अरुण दान पिता प्रवीण दान उम्र 19 वर्षीय को रिक्शा में लिया गया। आरोपी संजय भास्कर के कब्जे से रखे घर के अंदर अलमारी के लॉकर से 1,23,100 रुपए एवं प्रवीण दान के कब्जे से 63,900 रुपए, कुल जुमला 1,87,000 रुपए को जब्त किया गया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय में पेश कर आरोपियों को जेल भेजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इन खबरों में फिलहाल इतना है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी समाचार।